कह रहे हैं तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे। आज तक आपने तिब्बत का मुद्दा तो उठाया नहीं, ठीक है। अब क्या उठाओगे तिब्बत का मुद्दा? तिब्बत का मुद्दा वैसे ही हो गया जैसे पीओके का मुद्दा है। कैसे? पीओके में एक जमाने में कश्मीरी बोलने वाले रहते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले आजकल मिलते ही नहीं। पंजाबी मिलते हैं। आप पंजाबी मिलते हैं। 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीओके इज एथनिकली पंजाबी, और इफ नॉट एथनिकली वो एक्चुअली उसमें डोगरे भी हैं, उसमें बकरवाल भी हैं, उसमें गुजर भी हैं, क्योंकि जम्मू साइड वाला ज्यादा गया था उधर, लेकिन वहां पे कश्मीरी भी बोलते थे। आजकल नहीं मिलते, रेयरली कोई मुजफ्फराबाद में कोई मिल गया। उसी प्रकार से आप तिब्बत में देखिए, पिछले 50 साल में क्या करा है चाइनीज ने? पिछले 50 साल में चीनियों ने यह करा है कि साहब आप ये लगा लीजिए कि वहां पे हान चाइनीज जो है, जो मेजॉरिटी चाइनीज हैं, उनको तिब्बती लड़कियों से शादी करवाई है। उनकी जो बच्चे पैदा हुए देवर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। तो तिब्बत की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा उन्होंने, जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिकली इतना डाइल्यूट कर दिया है कि वो टिबेटन मूवमेंट जब हमें पहले उठाना था आज से 40-50 साल पहले, तब हमने इतनी जोरों शोरों से उठाया नहीं, क्योंकि चीन को बुरा लगेगा, चीन को बुरा लगेगा। अब जो चीन की जो नस है ना, जो चीन की नस है, असली में मैं आपको बताऊं, चीन की नस वो नहीं है। चीन की नस डेमोक्रेसी है। आप डेमोक्रेसी के बारे में, आप टिबेटोलॉजी से नहीं होगा कुछ ज्यादा होगा, ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा दुख तब पहुंचेगा जब हर प्लेटफॉर्म से भारत ये बोलना शुरू करेगा कि चाइना में इलेक्शंस होने चाहिए। चाइना में इलेक्शंस क्यों नहीं होते? बताइए जरा, जवाब दीजिए, क्यों नहीं इलेक्शन होते? ये क्या शी जिनपिंग की गुंडागर्दी है ना? गुंडागर्दी कर रखी है आपने। एक आदमी रहेगा वहां पे और चाइनीज पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रूल करेगी। आप इस चीज को खत्म करिए। चाइना की क्रेडिबिलिटी को आप मिट्टी में मिला दीजिए कि कोई भी चाइनीज जब जाए चाइना से अमेरिका, राइट, कहीं पर भी जाए, वो किसी से आंख मिला के बात ना करे, क्योंकि उसको बोले तुम ऐसे जलील मुल्क के हो जहां पे लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, लोगों के हक मारे जाते हैं, तुम ऐसे मुल्क के। उनको बोलना जरूरी है, उनको कन्फ्रंट करना जरूरी है, तब लाइन पे आएगा चाइना। हम लोग अभी जब चीन के साथ एलएसी पे ज्यादा तलखी थी, अभी जब ये हो रहा था कि बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल था, उस समय हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे जाने वाले थे। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी उस मानसिकता के लोग, कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, क्योंकि भाई चीन के साथ हो रहा है, चीन की कम्युनिस्ट मानसिकता अगर इसमें है तो वो ऐसे समय पे ही अपनी मानसिकता दिखाएगी या हिट करने का प्रयास करेगी जब हमारा चीन के साथ कुछ हो रहा हो। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कम्युनिस्ट मानसिकता है, इससे भारतीय कैसे लड़ सकते हैं? और अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इस चीज को, इस शो को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार से लड़ सकते हैं? क्योंकि अब नेतागिरी है, नेतागिरी में 10 लोग साथ होते हैं, 2 लोग नहीं होते, 3 लोग नहीं होते हैं। तो ये जो 2-3 लोग नहीं होते हैं, जो उनसे उनके जो आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं, वो लोग इन 10 लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए विक्रांत, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपने बात करी ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है। तो ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट का है, लेकिन कम्युनिस्ट का सबसे जबरदस्त है। दूसरी चीज, कम्युनिज्म का गढ़ इंडिया में 2-3 ही है। उसमें से एक है वेस्ट बंगाल, और बिल्कुल नहीं प्रॉपर वेस्ट बंगाल, प्रॉपर कलकत्ता के अंदर। ईशापुर तो थोड़ा सा फिर अलग हो गया। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईशापुर में एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है। मैं कह रहा हूं उसका हेडक्वार्टर्स तो आपका बिल्कुल हुगली रिवर के बीच में है। मैं जा चुका हूं वहां पे, बड़ा खूबसूरत उनका हेडक्वार्टर्स है। लेकिन वहां पे देखिए, अगर आपको ये सब खत्म करना है ना, ये यूनियनबाजी सब, पहली चीज आप सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर आप शिफ्ट करिए। ये क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर जो है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर क्यों है कलकत्ता में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय था वहां पे, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। 200-250 साल पहले था, तो साहब आज भी है। ये सब खत्म होना चाहिए। आप उनको लेकर आइए वापस। आप बोलिए साहब आप एक काम करो, आप दिल्ली में आओ, आपके ग्राहक दिल्ली में, आर्मी नेवी एयरफोर्स दिल्ली में है ना, ज्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। आप जिन फॉरेन कंट्रीज को बेचना चाहते हो, उनके डिफेंस अटैचीज दिल्ली में। आपको जो विदेश में बातें करनी है, सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर्स, जो कि ट्रेड डेलीगेशन है, सारे के सारे दिल्ली में आते हैं। तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आप अगर इसको शिफ्ट करेंगे दिल्ली, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जितने इनके पास लेबर है, जितना इनके पास इंजीनियर्स हैं, जितने इनके पास जमीन है, इनके पास तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके पास मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। 80,000 एकड़ से, अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो मैंने कहीं पढ़ा था, मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड दिस पीपल हैव। 80,000 एकर्स ऑफ लैंड पे अगर आप किसी और मुल्क को देना, तो उसके ऊपर जहाज भी बनाए, राइफल भी बनाए, शिप्स भी बनाए, सब कुछ बना दे वो।
सब कुछ बना दे, लेकिन यहां पे बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और आखिरी चीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में क्या हुआ है कि जैसे एक कोई भी इक्विपमेंट है, मैं बताता हूं, ये बहुत मिसमैनेज हुई है इन द पास्ट, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं वो बड़े गजब के लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है, सिर्फ यूनियंस का नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पिछले इतने सालों से कि वो बर्बाद कर दिया, एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया। अभी जैसे एक इक्विपमेंट मैं बना रहा हूं, माना कि उसके 4 हिस्से हैं, तो चारों फैक्ट्री आसपास होनी चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं है। एक हिस्सा उसका मध्य प्रदेश में है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर आ गया महाराष्ट्र का, उसने बोला कि एक फैक्ट्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने 5000 लोगों को नौकरी दे दी। वो जीत गया इलेक्शन क्योंकि उसने 5000 लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन जो इंडियन आर्मी के जवान थे उसको हथियार आपका सबस्टैंडर्ड मिला और महंगा मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर फिर वो इधर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर जाएगा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से ऊपर जाएगा जम्मू, फिर वापस वो आएगा मध्य प्रदेश, वहां पे फिर इकट्ठा होकर फिर आपको एक चीज मिलेगी। ट्रांसपोर्ट में ही आपका इतना खर्चा हो गया कि आपका आधा बजट तो उसी में निकल गया वो चीज लाते हुए। एक ये चीज, एक और चीज, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था पार्लियामेंट अटैक के बाद, 1 साल तक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स 11 मंथ्स 12 मंथ्स तकरीबन इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी आईबॉल टू आईबॉल रही थी। मैं आपके दर्शकों से यह बोलना चाहता हूं कि आप जाइए और जरा देखिए, गूगल पर सर्च करिए कि ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी, लड़ाई नहीं हुई थी, कितने 100 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वीर गति से प्राप्त हुए थे, जबकि लड़ाई हुई नहीं थी। एक्सीडेंट्स की वजह से, फॉल्टी एम्युनिशन की वजह से कितने कितने हुए, जरा देखिए, आपको फिगर पता लगेगा। और वो फिगर मैं चाहता हूं कि लोग, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मुझे पता है फिगर, मैं चाहता हूं कि लोग गूगल करें कि ऑपरेशन पराक्रम में कितने इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने अपनी जानें गंवाई और क्यों गंवाई, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं थी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, क्या उससे ज्यादा है कि उससे कम है? ये भी आंकड़ा जरा देखिए, जरा आंखें खोलें लोगों की। सर ये थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाला है, पूरी तरह से बाहर निकलने वाला है। जो भी अपना वो लोग है भाई, जो भी जितना भी उन्होंने किया वो सब छोड़ छाड़ के बाहर निकल रहे हैं। अभी भारत ने वहाँ पर 3 बिलियन 4 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। भले ही भारत ने ये सोच के किया हो कि भाई ह्यूमैनिटी किल करना है, हमें ये सब करना है, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाता है तो क्या ये जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाने वाला है, बेकार हो जाने वाला है? जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो तो प्रो इंडियन रहती है, प्रो पाकिस्तानी नहीं है, प्रो इंडियन। तो क्या ये सब चीज़ों पे फर्क पड़ेगा? और भारत का क्या आगे रोड मैप, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, रोड मैप क्या होना चाहिए? मुझे देखिए, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स ना, दे आर नॉट, फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें ये नहीं कि मेरी इससे मोहब्बत है तो उससे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में कई लोगों के साथ मोहब्बतें होती हैं एक साथ। उदाहरण के लिए तालिबान है आज की तारीख में, अगर तालिबान वहां पे सरकार बनाता है, राइट, तो फिर विक्रांत ये होगा कि जिम्मेदारी आएगी, फिर आपको पार्टनर्स चाहिए जो आपकी प्रोग्रेस में हो, और इंडिया एक प्रोग्रेस में पार्टनर है। आज वो लोग पहाड़ों में रहते हैं तालिबान, उनकी अमेरिकन के साथ लड़ाई है, अफगान आर्मी के साथ लड़ाई है, लेकिन कल अगर तालिबान वहां पे ताकतें बना ले, अभी एनएसए साहब गए थे अफगानिस्तान, राइट, तो काहे के लिए गए थे? वो टेम्परेचर नापने गए थे, कितना बुखार है अफगानिस्तान में। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया भी अपने गेम खेल रहा है, इंडिया भी अपना पूरा सेट करके, अपनी जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करके सारी के से रख रखी है इंडिया ने, और सब कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अफगानिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान जो आज किसी की है, कल हो सकता है तालिबान की हो। जब आप सरकार में आ जाते हैं, राइट, जब आप सरकार में आ जाते हैं, आज इंडिया में विपक्ष के नेता जो हैं उल जलूल बातें करते हैं, यही नेता जैसी सरकार में आते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बातें करना शुरू कर देते हैं अचानक, और फिर जो ऑपोजिशन में होता है फिर वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू, ये हर जगह होता है। तो तालिबान जो बिगड़ा बच्चा है आज की तारीख में, वो जब क्लास का मॉनिटर बनेगा ना, फिर वो तमीज से बात करना शुरू कर देगा। जो पाकिस्तान के साथ हम ऑफेंसिव रहते हैं, वही हम चीन के साथ डिफेंसिव क्यों रहते हैं? और पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव रहना केवल सर्जिकल स्ट्राइक कर देना या एयर स्ट्राइक कर देना, इतना ही सीमित रहना चाहिए या इससे ऊपर भी जा सकते हैं, और क्या जाना चाहिए? देखिए, दूसरी चीज है कि चाइना के साथ हम इसलिए ऑफेंसिव नहीं रहते क्योंकि चाइना ने आतंकवाद नहीं फैलाया, और 1967 के बाद चाइना के साथ हमारी कोई जंग नहीं हुई, गोली नहीं चली,
तो जो लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ तो इतना बोलते हैं, चीन के खिलाफ नहीं बोलते, चीन ने ऐसा कुछ करा ही नहीं अब तक कि चीन के खिलाफ बोले। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था अभी तक तो शांत था, पेट्रोलिंग चल रही थी वहां पे, हल्की फुल्की झड़प होती थी। आज तक चाइना के इतने लोग शहीद हो गए या मारे गए, हमारे इतने शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे, राइट, गोली अभी तक नहीं चली। तो चाइना का बिल्कुल अलग मामला है, पाकिस्तान का बिल्कुल अलग मामला है। चाइना इंडिया में टेररिज्म नहीं फैला रहा। और दूसरी चीज जो आप कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तक हमें सीमित रहना चाहिए था कि हमें और भी कुछ करना चाहिए, हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, वो उड़ी के जवाब में हुई, राइट। फिर जो आपका पुलवामा हुआ उसके रिटेलिएशन में बालाकोट हुई। लेकिन अगर आप बालाकोट पहले ही कर देते, राइट, तो फिर पुलवामा नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान, हम हर समय रिएक्टिव हो जाते हैं ना कि पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। आप इंतजार मत करिए, आप पाकिस्तान को ठोकते रहिए, बिना पाकिस्तान कुछ करे ना करे। पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह टाई लगा के चुपचाप क्लास के बीच में बैठा हुआ है, जाके 2 थप्पड़ लगाइए। पाकिस्तान को आप टैबलेट देते रहेंगे, पाकिस्तान ठीक रहेगा। जहां आपने बोला कि नहीं पहले वो करेगा फिर हम करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्यों करी? क्योंकि उड़ी में वाकया हो गया, इसलिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही कर देते पाकिस्तान, तो उड़ी होता ही नहीं। आप वेट मत करिए, पाकिस्तान को ठोकते रहिए रेगुलरली। जिस तरह से हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया भारत में और बहुत आराम से मिला लिया गया, उसी तरह क्या हमें नेपाल और भूटान को मिलाना चाहिए, मिला सकते हैं, या मिलाने का कोई फायदा दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फायदा होना चाहिए। नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भूटान अपना अलग है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा देखिए, कब तक मिलाएंगे? पुराने टाइम का तो है नहीं ना कि वो चंगेज खान निकला तलवार पे घोड़े पे और सबको कत्ल करते हुए निकल गए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम ठीक है, जो हमसे टेरिटरीज हाथ से निकली हैं, राइट, लाइक अक्साई चिन, लाइक पीओके, वी शुड गेट देम बैक डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दिमाग में, उसको हमें वापस लेना है। लेकिन भूटान दोस्त है, दोस्त का घर लेके क्या करेंगे? नेपाल दोस्त है हमारा, उसका घर लेके क्या करेंगे? उनकी तो हमें मदद करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ भूटान एंड नेपाल बोथ। जो हमारे, जो चाहे डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो या किसी भी चीज़ में हम लोग देखें, तो हमारा जो पेपर वर्क है बहुत लेंदी है और उसमें बहुत समय लगता है, और कभी छोटी मोटी कमियां रहने के बाद वो पूरा पेपर वर्क खत्म कर दिया जाता है, वो पूरा का पूरा टेंडर खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद फिर नया टेंडर लॉन्च होता है। ऐसा हम लोग MMRCA में भी देख चुके हैं, MMRCA 1, जो कि 2002 से स्टार्ट होते होते 2016 तक उसका कुछ नहीं हुआ। 2016 के बाद फिर बोला गया कि नहीं, राफेल खरीदने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लेंदी प्रोसेस है, इसका कोई फायदा होता है हमें? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए ज़रूरी, तो क्या भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो ज़रूरी है का अगर हम लोग रिस्पेक्टिव बात करें कि उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो सिर्फ वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है। हिंदुस्तान में हर चीज में ब्यूरोक्रेसी है, और ये ब्यूरोक्रेसी इस देश का गला घोट रही है धीरे धीरे। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये दिल्ली मेट्रो कैसे हुआ? जब आपने मिस्टर श्रीधरन को, आपने उसका चेयरमैन लगाया दिल्ली मेट्रो का, श्रीधरन साहब की एक शर्त थी कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, काम मैं करके दूंगा। सरकारी एजेंसी है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना के दिया, किसी को कोई शक सवाल नहीं है इसमें। और आगे बना भी रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। अब आप दूसरी चीज में आपसे पूछता हूं, इसरो की सक्सेस स्टोरी आपको सबको पता है, वो भी तो सरकारी विभाग है। पर आज नासा भी देख रहा है इसरो की तरफ कि यार ये अगली कौन सी सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहें, इंडिया में इलेक्शन कमीशन इतना खराब होता था, वो तो सेशन साहब आए, उन्होंने झटका फटका दिया दाएं बाएं। अब इलेक्शन कमीशन हमारा मोस्ट रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड है इंडिया का। इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार कर सकती है। जहां तक वेपन्स प्रोक्योरमेंट की बात है, इसमें ब्यूरोक्रेसी फंसी हुई है बहुत ज्यादा। बात करप्शन की नहीं है, बात ब्यूरोक्रेसी की। और दूसरी एक और चीज है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप जरा डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाइए, जो टॉप 100 ऑफिसर्स हैं उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में, आपको 5-6 ही मिलेंगे वर्दी वाले, बाकी सब सिविलियन है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिफेंस वाला कोई बंदा ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जो फौज की किस्मत लिखता है वो फौजी नहीं है, वो कोई और है। जो हमारा सेक्रेटरी है वेटरन अफेयर्स का, जो कि रिटायर्ड फौजियों की देखभाल करता है, वो खुद फौजी नहीं है। बस, तो ये हो गई है। सर, अभी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था, टीवी में देखा था कि आपके ट्विटर पे मैंने देखा था कि आप कश्मीर गए हुए थे, वहां पर आपने प्रोग्राम किया था। तो आप इससे पहले हो सकता है कई बार कश्मीर गए होंगे, तो आपको क्या 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35 हटने के बाद
कि कश्मीर में और पुराने कश्मीर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, या हमारी मीडिया में बस ऐसे ही खुशहाल कश्मीर को दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल कश्मीर है वो नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ा है, फर्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है। ये देखिए, कोई भी है, कोई भी हो, वो आपको ये नहीं कह सकता कि फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग के वाकया खत्म हो गए। मैं ये भी नहीं कह रहा ना के बराबर है, मैं कह रहा हूं खत्म हो गए। अब जब एनकाउंटर होता है साइड में भीड़ इकट्ठा नहीं होती। क्यों? क्योंकि एवरीबडी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकत वाले के साथ, कल हुर्रियत ने आपकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा रखी थी, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे भाई, है ना, पैसे दो, बंद करवा देंगे। आधे समय तो कश्मीर बंद, हफ्ते में 3-4 दिन तो बंद रहता था। गिलानी जिंदा है, पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं गिलानी जिंदा है कि मर गया, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से चुप है, बिल्कुल 8 महीने से या साल भर से बिल्कुल गिलानी आउट है। कहां गया वो गिलानी जिसने पूरी कश्मीर को हाईजैक करके रखा था अकेले हुर्रियत के नाम पे? कहां है हुर्रियत? ये सब लोग गायब हो गए। ये इसलिए गायब हो गए क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो था इनका, वो था 370-35 से। 2 सिलेंडर लेके पीठ पे घूमते थे ये। 370-35। आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप हिंदुस्तान नहीं है, आपका स्पेशल स्टेटस है। लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाल दी। वो स्पेशल स्टेटस ने गरीब को रोटी नहीं दी, बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, और जो बीमार था ना उसको इलाज नहीं दिया, पर एक हवा में एक गुब्बारे की तरह उसको फुला के ये लोग उड़ाते रहे 370-35 से। अब जब वो हट गया है तो उनकी सांसें रुक गई सबकी। अब कश्मीर में अमन और चैन है। क्या सिचुएशन कश्मीर की परफेक्ट है? नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन काफी हद तक कश्मीर नॉर्मल हो चुका है। एक मैं आपके ट्विटर पे देखा था, अभी 2 दिन पहले शायद देखा था, धाई खालफन करके एक यूएई के शायद किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है वो, मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में या इस तरह पुलिस में ऐसे कुछ है, पुलिस कमिश्नर है। तो वो उनका कहना था कि बलूचिस्तानियों को हथियार देना चाहिए। क्या उन्होंने पोल किया हुआ था? तो क्या यूएई में इस तरह की चीजें लोग होती ना, ये मानसिकता बताती है, तो क्या यूएई में भी ये मानसिकता हो रही है कि नहीं बलूचिस्तान को अलग होना चाहिए? बात बलूचिस्तान को अलग होने की नहीं है यूएई में। बात यह है कि पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, राइट? पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानियों के वीजे बंद हो गए हैं, पाकिस्तानियों को हकारत की नजरों से देखा जाता है, ये बात सच है। बलूचिस्तान का उसमें इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से। बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या करा है कि पहले ईरान के साथ मिल गया। ईरान तो शिया है और ये सब अरब मुल्क जितने भी हैं ये सुन्नी हैं, राइट? एक्सेप्ट फॉर इराक इज मेजॉरिटी शिया बट ऑलवेज रूल्ड बाय सुन्नी। अब जाके तो जो हुआ है सद्दाम के बाद, तब जाके तो वहां पे शिया रूलर्स आए हैं, वरना कितने 100 सालों से तो वहां पे सुन्नियों का राज था, जबकि मेजॉरिटी 60-65% वहां पे शिया पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक ईरान। दूसरी एक और बात है कि यार वहां पे ना एक्चुअली पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान ने बड़ा वहां पे ड्रामा करा है कि हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे तुर्की को लेके और ईरान को लेके और मलेशिया को लेके, वो भी फ्लॉप हो गया पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो अरब हैं वो पाकिस्तान से इसलिए भी चिड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को इतना पैसा दिया, राइट? अब गद्दार को कौन प्यार करेगा बताइए? तो किस जगह मिल रहा है? बिल्कुल। अब पैसे हमसे लेते हैं। अरबों का यह कहना है कि भाई जब भी तुम फंसते हो तुम पैसे हमसे लेते हो, ज़कात पे तुम्हारा पूरा मुल्क पलता है, हमारी डोनेशन पे तुम्हारा मुल्क पलता है, राइट? फिर तुम हमें आंखें दिखाते हो। तो अरबों का कहना है कि जो नौकर होता है वो मालिक को थोड़ा ना आंखें दिखाता है, फिर मालिक गुस्सा तो होगा ना। तो यही हुआ है बस, और कोई बात नहीं ज्यादा। पाकिस्तान की अक्सर यह आदत है कि अपनी हैसियत के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश करता है और मार खाता। हर समय पाकिस्तान ने मार खाई है, क्योंकि अपनी पाकिस्तान को लड़ना चाहिए, पता है किससे? मंगोलिया से लड़ाई लड़ ली पाकिस्तान ने, तंजानिया से लड़ाई लड़ ली। वो हर समय अपनी औकात, अपनी हैसियत के ऊपर लड़ने की कोशिश करता है, पिटता है बुरी तरीके से। अरब मुल्कों से देखिए, उनको डेफर्ड पेमेंट पे उनको तेल मिला, 3 बिलियन या 4 बिलियन ऐसी कुछ था उनका मामला, वो उनका खत्म कर दिया, राइट? इजी उनको शर्तों पे मिला था। फिर उनको बोला कि साहब ये हम लोग इनको पैसा दे देते, इतना पैसा, इतने $1 बिलियन लो, बोलो। एक ब्लैंक चेक दे रखा था अरब वर्ल्ड ने, ब्लैंक चेक, कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम ले लो, तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, कोई बात नहीं, पैसा ले लो। पर इन्होंने बोला कश्मीर। अब कश्मीर अरब वर्ल्ड के लिए मुद्दा थोड़ा ना है विक्रांत, उनके लिए मुद्दा नहीं है। उनकी तरफ से कश्मीर में आग लगे ना लगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने अपने मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कश्मीर चूरन बेच रखा है ना अपनी आवाम को। तो अब उन्होंने बोला कश्मीर में साथ दो, उन्होंने बोला नहीं देंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। कह रहे तुम कैसे और से किसी से ले लोगे यार, तुमने तो हमसे पैसे ले रखे, बैठो जमीन पे, औकात में रहो। यही बात है। जो हम क्वाड देखते हैं, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हम अमेरिका को देखते हैं। तो ये अमेरिका जब 3
एशिया एक ऑस्ट्रेलिया और 2 एशिया के देशों के साथ इस प्रकार का समूह बना रहा है, तो क्या रशिया, चाइना और पाकिस्तान का कोई हम गठजोड़ देख सकते हैं? क्या इस तरह की चीज हो रही है या होगी? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि हो जाए। रशिया बहुत पुराना मुल्क है। रशिया ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे आप दादागिरी करें। हाँ, रशिया में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है रशिया में, लेकिन रशिया भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और आज से 30 साल पहले तो रशिया भी सुपर पावर था यार, बात तो सच है। देखो, ये झूठ बात नहीं है, बात सच है। रशिया भी सुपर पावर था, एंड ऑफ 80s तक तो सुपर पावर था। 2 ही सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया। तो चाइना, ठीक है, चाइना का अपर हैंड है क्योंकि चाइना के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर लेगा किसी का? पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान जिससे मिलेगा या पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने के बाद फिर पाकिस्तान का हाथ उसकी जेब पे जाएगा। पाकिस्तान की नजर मुल्क के बटुए पर रहती है। उसको सिर्फ इतना पता है कि रशिया हमें कितना पैसा दे सकता है, चीन हमें कितना पैसा दे सकता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। आप देखिए ना, कई बार हम लोग ये वीडियोस में बोल चुके हैं, अपने वीडियोस पे मैं बोल चुका हूं कि पाकिस्तान के जितने भी अशराफिया, उनका टॉप क्रीम है, उन सब की डुअल सिटीजनशिप, सब बाहर रहते हैं। इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बता रहा हूं, उनका जो NSA है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है। यू अंडरस्टैंड? तो इनके पूरे मुल्क में ऐसे उनके जनरल बाहर सेटल्ड हैं, उनके आर्मी चीफ, 3 आर्मी चीफ बाहर सेटल्ड हैं। कौन से मुल्क के ऐसे आर्मी चीफ होते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसमें आर्मी न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करती है? रिटायरमेंट के बाद अशफाक परवेज क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया बैठा है, मुशर्रफ आपका कभी दुबई बैठ जाता है, कभी आपका लंदन बैठ जाता है, रहील शरीफ आपका सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है। तो ये इस मुल्क का किरदार है। तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, चाइना कोशिश कर रहा है कि चेकबुक, क्योंकि चाइना के पास मोटी है, चाइना कोशिश कर रहा है कि खरीदे। लेकिन अब ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने शुरू करी है ना, इससे बहुत लोगों को, खासतौर से चाइना में, बहुत दिक्कत हुई है। Please subscribe and share my channel.